सर इंटरेस्ट तो अब लगना नहीं चाहिए इसके अकॉर्डिंग। अगर हमारा लेजर में बैलेंस है भी, सेटअप नहीं किया, इंटरेस्ट तो नहीं लगना चाहिए। और अगर ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकते हैं कि कैश डिपॉजिट करा लेंगे उतना, बट जो हमने क्रेडिट से दिया है उस क्रेडिट का हमें वापस हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट करें। नहीं, इंटरेस्ट का तो सवाल तब उठता है जब आप 3B लेट फाइल कर रहे हैं, इनवॉइस लेट रिपोर्ट कर रहे हैं, वैसा कोई सिचुएशन है नहीं। इट इज एट द मैक्स वॉयलेशन ऑफ रूल 86 बस। जी चलिए, यहाँ तक हो गया था। 74A डिस्कस कर रहे थे हम लोग। स्क्रीन शेयर में ये सर। ओके, तो हम लोग पिछले सेशन में 74A डिस्कस कर रहे थे, अब यहाँ से करते हैं। अच्छा, TDS रिटर्न जो था वो नील अगर होता था तो नील फाइल करने की जरूरत नहीं थी। अब उन्होंने कहा नील भी है तो भी फाइल करना पड़ेगा। रीजन लिख रहे हैं क्या? ड्यू टू दिस द टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मॉनिटर द फाइलिंग ऑफ GSTR 7 by the tax deductors. Committee also recommended that no late fee should be payable in respect of delayed filing of such nil GSTR 7 returns. He added that representation have also been received from the state that as the extant format of 7 does not require invoice-wise details to be furnished, the deductor is forced to accept or reject the entire amount passed by the particular deductor. ये है क्या? ये प्रॉब्लम है क्या? जो TDS में डील करते हैं तो क्या वो पार्टी वाइज डिटेल जाती है या इनवॉइस वाइज डिटेल जाती है? पार्टी वाइज समरी राजी सर। तो ये फॉर्म चेंज किया क्या उन्होंने? क्या है फॉर्म का नाम? रिटर्न है। ओके, GSTR 7 अमाउंट पेड टू डिडक्टिव ऑन व्हिच टैक्स इज डिडक्टेड। ओके, तो ये पार्टी वाइज डिटेल जा रही है। अब पार्टी वाइज डिटेल जा रही है तो एंटायर अमाउंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है। करेक्ट है? तो इस फॉर्म में अमेंडमेंट लेके आए या नहीं लेके आए? ये फॉर्म में चेंज हो गया, देखें। डिटेल ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये चेंज हुआ है। इनवॉइस डॉक्यूमेंट नंबर ये सब्स्टिट्यूटेड बाय विद इफेक्ट फ्रॉम अ डेट येट टू बी नोटिफाइड। अच्छा, नोटिफाइड नहीं हुआ है ये सर। प्रैक्टिकली पोर्टल पे तो अभी भी पार्टी वाइज आ रहा है, इनवॉइस की डिटेल अभी नहीं आ रही है। अभी इनवॉइस की डिटेल नहीं आ रही। ओके ओके, तो ये मतलब हो जाएगा, है ना? ये हो जाना चाहिए। चलिए, उनको पोर्टल में अपडेट करने में टाइम लग रहा होगा। ये एक अच्छा अमेंडमेंट। चलिए, इससे जो कॉन्ट्रैक्टर को डिफिकल्टी आती है 26AS में कुछ और टर्न ओवर है, GST रिटर्न में कुछ और है, तो वो भी दूर हो जाएगी। दूर हो जाएगी क्योंकि गलत इनवॉइस और डेट। जी जी जी, यस यस, बिल्कुल सही कहा मैं जी, क्योंकि इनवॉइस के डेट से पता लग जाएगा किस ईयर का टर्नओवर है। करेक्ट, यस, वो भी प्रॉब्लम। जी जी सर, करेक्ट करेक्ट। यानी रिवीजन का भी आया देखा उसमें सर फॉर्म में, अमेंडमेंट का ना? हाँ हाँ हाँ। अमेंडमेंट तो पहले भी था ओरिजिनल। हाँ, क्या अमेंडमेंट पहले नहीं था? पहले पार्टी वाइज डिटेल का अमेंडमेंट था ये रहा, लेकिन वही कहा था कि पार्टी वाइज ओरिजिनल डिटेल, रिवाइज डिटेल्स। अब इन्होंने इनवॉइस वाइज डिटेल का वो चेंज कर दिया बस। ओरिजिनल डिटेल इनवॉइस का एक्सेप्ट होने के बाद कोई अमेंडमेंट नहीं होता था सर। अभी इस टाइम क्या होगा? क्या एक्सेप्ट हो जाता था तो उसके बाद कोई अमेंडमेंट नहीं। अमेंडमेंट तो नेक्स्ट मंथ का होगा ना। देखिए, अर्लियर टैक्स पीरियड लिखा हुआ है, पुराना टैक्स पीरियड का अब अमेंडमेंट। ठीक है। नहीं सर, सरफराज जी का कहना है कि अगर जो ये हमारे पास आता था, हाँ, तो अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते थे तो हमारा वो ITC कैश लेजर में आ जाता था। ओके। और बाद में अगर अमेंडमेंट आएगा हो ही नहीं पाएगा, जो हमने अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो पूरा का पूरा। ओके, तो उसमें पेंडिंग या रिजेक्ट करने का ऑप्शन है या नहीं है? नहीं, अभी है पेंडिंग का भी। और एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का ऑप्शन है सर। अच्छा, रिजेक्ट का ऑप्शन है। तो अगर इनवॉइस वाइज डिटेल आ जाता है, तो पहले तो पार्टी वाइज डिटेल आता था तो आप फोर्स टू एक्सेप्ट करना ही पड़ता था पूरा पार्टी, उस पार्टी में। अब अगर जो इनवॉइस आप रिजेक्ट कर दिया वो तो सामने वाला पार्टी फिर अमेंड कर सकता है। यस और नो? जैसे अभी जो IMS का सिस्टम आया सर, उसमें भी रिजेक्ट जी चेंज करेगा ना? हाँ जी, ठीक है, तो पॉसिबल तो है ही। चलिए, ये 16(4) का था। अब 16(4) का रिलैक्सेशन लेके क्यों आए? देखिए, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पढ़ना। द प्रिंसिपल कमिश्नर एक्सप्लेन दैट टैक्स पेयर्स हैव ऑलरेडी अवेल्ड द ITC. द करंट इश्यू इज विद द टैक्स पेयर्स who filed late returns after the due date of section 16 subsection 4 and availed ITC in those returns. अब ये कह रहा है कि भैया टैक्स पेयर ने तो ITC अवेल करके यूटिलाइज भी कर लिया, बस रिटर्न लेट फाइल किया है।
अब आप उससे रिकवरी कैसे करेंगे? रिकवरी बोलता है इम्पॉसिबल है फ्रॉम स्मॉल टैक्स पेयर्स. दिस सिचुएशन कुड रिजल्ट इन एक्सेसिव डिमांड्स एंड पोटेंशियल लिटिगेशन with low chances of recovery, especially from small taxpayers. He further stated that it was also deliberated in the law committee and it was observed that recovery would be challenging in these cases. Therefore, it may be desirable to go ahead with option 1 as कई ऑप्शन उन्होंने सजेस्ट किए थे. तो जो ऑप्शन 1 था कि 16/5 ले आए, 16/6 ले आए, as suggested in officers meeting, as it would not only provide relief to the taxpayers for the initial years but will also reduce the workload of the officers by reducing unnecessary litigation, especially when recovery would be difficult. इसको between the lines पढ़ने की कोशिश कीजिए. स्मॉल टैक्स पेयर्स के साथ वो डिपार्टमेंट भी जानता है कि रिकवरी इम्पॉसिबल है या बहुत ज्यादा मुश्किल है. इसीलिए स्मॉल टैक्स पेयर्स को अफसर कई केसेस में आपने देखा होगा कि डराता धमकाता है ताकि रिकवरी हो जाए. इसी को कुछ भी कहना हो बीच में तो बता दीजिएगा, कहिए. एनीवन? Notably, no large or institutional assessees are implicated and the financial implications are minor rather than substantial. He highlighted that there are 15,000 cases in Karnataka involving only 600 crore. ये जो 16/4 का केस है, 15,000 केस है, लेकिन अमाउंट कितना है? सिर्फ 600 करोड़ है. Expressing concerns over the operational impact, he cautioned against pursuing these cases extensively and as potential distraction for officers akin to wild goose chase. आज आप सोच के देखिए 600 करोड़ डिवाइडेड बाय 15,000 करेंगे तो हर टैक्स पेयर से कितना रिकवरी करना है उस एवरेज में, तो काफी ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है. तो इन्होंने इसीलिए कहा कि रिलैक्सेशन ही दे देते हैं. 128A हम लोग नहीं कर रहे, इसमें कुछ अच्छा ये देखिए आ गया ना. The honorable member from Haryana suggested including demands pertaining to financial year 2021 in the waiver considering the impact of pandemic. ये आएगा जरूर. अब इन्होंने रीजन क्या दिया कि 20-21 का भी फाइनलाइज नहीं हुआ इसलिए चैलेंजिंग है, इसलिए अभी नहीं लेके आएंगे, लेकिन बाद में डिस्कस करेंगे. ये जो लिमिट हमने डिस्कस किया था जीएसटी 80 में कितने रुपए से ऊपर कितने रुपए से ऊपर, वो लिमिट यहाँ पर लिखी हुई है. तो ये बहुत डिटेल में इसका सर्कुलर आया था, तो जिसको उसको भी हमने डिस्कस कर लिया था. एक बार ये पढ़ लेते हैं. He further clarified that proposed circular to be issued provides for exclusion of cases from monetary limits where acts, rules, circulars or notification are challenged or when a recurring issues involves interpretation. Additionally, the board can order an appeal in the interest of the revenue regardless of the monetary limit. तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. The honorable member from Tamil Nadu agreed in principle for setting monetary limits for filing appeals, but raised concern that the proposed monetary limit is on higher side, which may lead to benefit for the taxpayers. He also informed that Tamil Nadu has a separate litigation policy under the existing laws, with a monetary limit set for rupees 1 lakh for the tribunal, 5 lakh for High Court, and 20 lakh for the Supreme Court. However, in the proposed amendment, the limit is proposed as 20 lakh even for the tribunal. The honorable member further suggested to set the limit at 5 lakh for the tribunal, 10 lakh for the High Court, and 20 lakh for the 2 crore for the. ये 10 लाख कैसे है? 1 करोड़ है ना. हाँ अच्छा, ये सजेशन है. चलिए ये तो हो गया. तो ये तो नोटिफाई हो गया ना लिमिट वाला. हाँ ये तो आ ही गया. ये बनने के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं. He added that law committee also recommended changes in 2B on account of introduction of a table to provide details on annual basis of invoice or debit note against which ITC is required to be reversed in terms of Rule 37 of A of CGST. ऐसा कुछ आया है क्या 2B में? 37A क्या है कि अगर आपका सप्लायर 3B फाइल नहीं करता है तो रिसिपिएंट को एक इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि क्योंकि आपके सप्लायर ने 3B फाइल नहीं किया है तो आप क्रेडिट को रिवर्स कीजिए, और ये आएगी एनुअल बेसिस पे, मंथली बेसिस पे नहीं आएगी. तो सर ये तो परमानेंट रिवर्सल डालेंगे या कैसा रहेंगे? ये टेम्पोररी रिवर्सल में जाएगा. हाँ टेम्पोररी रिवर्सल. तो टेम्पोररी रिवर्सल में तो जीएसटी और 2B में मतलब अभी तो वो कुछ 3B में कुछ आया नहीं है. 2B में हाँ वो वाला 37A वाला. हाँ 2B सर खोल के देखे एक बार. फॉर्म देख लेते हैं. ये 2B है. ये अमेंडेड है क्या? हाँ ये टैक्समैन वाला तो अमेंड करके ही डाल रहा है. ITC अवेलेबल समरी, फिर वो उसमें पोर्टल में भी देख लेंगे. ITC नॉट अवेलेबल समरी. ITC ये रहा रूल 37 है तो सही. ये तो कितना होता है ये कौन नीचे तक ज्यादा भी नहीं है. हाँ ये देखिए ITC रिवर्सल ऑन अकाउंट ऑफ रूल 37A. यस सर वो 4B2 में ही आया देखा.
एंड हैज टू बी रिपोर्टेड इन टेबल 4B2 यानी कि Temporary. यूनिवर्सल में। ये ऑटोमेटिक फिल कर देगा 3B को। नहीं, ये तो एनुअल बेसिस पे आएगा। जब आप एनुअल रिटर्न भर तब हमको मुझे लगता है ये करना पड़ेगा। ये तो आएगा अगले साल तक ना, 30 नवंबर तक। नहीं, इस बार का 2B अगर हम लोग डाउनलोड करें 37A तो आप है एप्लीकेबल। एनुअल ये इफेक्ट कब से चालू हुआ सर? ये मीटिंग लास्ट मंथ तक तो सर नहीं हुआ था, हाँ। ये नहीं यार। तो सर ये जो होगा तो ये पूरा 2B बनेगा पूरे साल का, फिर नेक्स्ट ईयर बनेगा ना। ये एक काम- लॉन्च थोड़ी हुआ तब तो पोर्टल से एक 2B डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं पोर्टल से एनुअल रिटर्न में जाके 2B डाउनलोड कर रहा हूँ, करेक्ट? सर सप्लायर टैक्स नहीं जमा करता है तो नवंबर तक आईटीसी रिवर्स करना है। एक बार 2B एनुअल कहाँ से डाउनलोड होगा? ये सर एनुअल से एनुअल रिटर्न से तो मुझे लग रहा है वही डाउनलोड हो रहा है 2A। एनुअल रिटर्न में सर अभी 2B का ऑप्शन नहीं है, 2A ही आ रहा है। 3B R1 2A। एक मिनट मैं अभी आपको दिखा दूं। देखिए ये मैंने जो डाउनलोड किया है, इंफॉर्मेशन फॉर ऑटो पॉपुलेशन विल बी ड्रॉन फ्रॉम 2B स्टेटमेंट, तो ये 2B डाउनलोड हुआ ऐसा लग रहा है। सर अभी इस साल वाले में 2B ही आ रहा है एनुअल रिटर्न में। 2B 8A में आ जाता है। एक मिनट रुक, सर मंथली रिटर्न में भी आ गया है 37A। मंथली 2B में। रिटर्न क्या है? जी सर। ओहो, वो मंथली रिटर्न भी डाउनलोड करे क्या? लेकिन सर उसका कोई फायदा नहीं है ना। नहीं, उसका भी फायदा है, मैं बताता हूँ आपको। तो पहले से नहीं है क्या ये? आप लोग अभी देख रहे हैं या पहले से है ये? नहीं सर, ये तो अभी 53rd मीटिंग का ही तो है, तो फिर वो तो कब नोटिफाई हुआ? नहीं, ये फॉर्म में ऐसा लग रहा है पहले से है। रूल 37 ये तो बाद में ही आया ना। अच्छा अभी देख लेते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ मिनट्स अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। ये सर जो हमको लगता है जनवरी से जो डाटा फ्रीज करने वाले हैं R1 और 2 उसके बेसिस पे। ये मैंने पुराना ही डाला हुआ है 2B। एक मिनट सर, ITC नॉट अवेलेबल समरी। तो 2020 का है आपका तो। हाँ, ये मेरा पुराना फॉर्म है। ये देखिए इसमें नहीं था। नहीं है पुराने में नहीं है। तो ये नया आया तो कब आया है? अगर ये नया आया तो 4 के नीचे का आया था, आईटीसी रिवर्सल खाली लिखा हुआ था। 5 नंबर है ना? बस ये वाला सर, इसके नीचे सर 4 ये देखिए आईटीसी रिवर्सल यहाँ, ये देखिए सर यहाँ दिख रहा था ये बस। पार्ट बी में। एज पर 37A नहीं लिखा हुआ है ना? 37A है ही नहीं पुराने वाले फॉर्म में। और टैक्समैन लास्ट में एक नोट है, देखो अक्टूबर 22 कुछ लिखा है, देखो पुराने रिटर्न, पुराने इसमें, इसके नीचे जाऊं? पुराने में, ओल्ड में, हाँ लास्ट में, हाँ इसमें 2020-22 लिखा है। 22 लिखा है। क्या कह रहे हैं 2022 लिखा मतलब? नहीं, अमेंडमेंट आपका 2022 तक का ही है ये फॉर्म। ओमिटेड बाइट, वो कुछ और ओमिट किया होगा, ये क्या पता क्या ओमिट। जिससे नीचे लिखा हुआ है कब तक का अपडेट है इसमें। ये ना ओमिटेड है, जीरो रेटेड सप्लाई मेड टू SEZ एंड डीम्ड एक्सपोर्ट। नहीं तो 1A देख रहे हैं हम लोग। ओहो, ये रहा 2B। नहीं इसमें नहीं है अब, लेकिन इसमें है, लेकिन ये कब आया ये नहीं लिखा हुआ है। ये देखिए B2B तो अक्टूबर महीना से मैं रेट नहीं आता सर। ITC अवेलेबिलिटी यस, रीजन नहीं लिखा हुआ कहीं। तो ये जो रेट कॉलम है ना सर, हाँ, ये नया वाला में नहीं रहता है। अच्छा रेट अब हट गया है। हाँ, इसमें मतलब पार्टी वाइज डिटेल आ रहा है। पार्टी वाइज डिटेल आ रहा है। ओके नहीं इनवाइस वाइज आ रहा है इसमें। अच्छा इनवॉइस वाइज आ रहा है तो फिर वो हाँ। अच्छा, नहीं रहेगा। रेट वाइज नहीं। ओके समझ गया। कहने का मतलब ये कि ये जो अगर 2 इनवॉइस है, 2 आइटम का रेट है तो वो एक ही में होगा सर। सब समान रहता। कॉलोनी जो रेट कॉलम है वो मिस चला गया नया वाला में अक्टूबर महीने से। ओके तो मैं एक बार मंथली एक कोई डाउनलोड कर लेता हूँ, रुकिए। सर एक रिसिपिएंट ना अक्टूबर महीने में नवंबर का एक क्रेडिट नोट था, मतलब सही था, तो उसको रिजेक्ट मार दिया है। हाँ वैसा चीजें होता रहेगा और क्या। तो दोबारा अपलोड करना होगा या अगर वो रिजेक्ट कर दिया क्या करना होगा? अब तो इस तक का कुछ हम लोग देखे नहीं कि करना क्या। एक्सेप्ट नहीं हो सकता है क्या? नहीं अब दोबारा हम अपलोड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये अब, चूंकि जो है वो सही है इनवॉइस जो हम अपलोड किए थे क्रेडिट नोट। सर जो चेंज हुआ ना सर अक्टूबर महीने से चेंज हुआ सर। ये देखिए इस तरह से आने लगा, रेट नहीं है, ठीक बोल रहे हैं आप। अक्टूबर महीने से चला गया सर, क्योंकि मेरा इधर मंथ तो डाउनलोड किया हुआ है। हाँ ये अक्टूबर ही महीना है। अब इसमें अगर सामने वाला पार्टी ने 3B फाइल नहीं किया है, आयरन डेट लिखा हुआ, ओके आयरन नंबर सोर्स, इसमें रूल 37A किसी में अगर मिल जाए आप लोग को तो दिखाइएगा। और तो इंट्रोडक्शन ऑफ अ टेबल टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट against which ITC is required to be reversed in terms of this
amendment in advisory or instructions in 2B to the effect that negative credit on account of amendment of invoice or debit note due to a credit note is to be netted off in respective rows in table 4A of 3B instead of 4B2 of the same. ठीक है। सर जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग 3B जो है वो जल्दी फाइल करते हैं, GSTR 1 आता है और उसके बाद हम लोग फाइल कर दिए, तो ये कैसे पता चलेगा? वो तो हम लोग को अगले महीने जाके पता चलेगा कि वो 3B नहीं फाइल किया था। ये तुरंत महीनों के लिए नहीं है सर, ये तो करीब जो कौन से महीने में रिवर्स करना है 180 दिन नहीं देखिए, मुझे जो लग रहा है तभी वो ये पोर्टल सजेस्ट करेगा। ये एनुअल बेसिस पे लिखा हुआ है। हाँ अब कौन कह रहा है कि ये मंथली बेसिस पे भी आने लगा? तो कह रहा था ना अभी मंथली बेसिस पे भी आने लगा। हाँ, ये 37A जो है वो मंथली बेसिस पे दिखा रहा है, मंथली रिटर्न में भी दिखा रहा है ये। मतलब 2B में? टेबल तो रहेगा ही, 2B में नहीं सर वो टेबल रहेगा। टेबल तो रहेगा, वो कैलकुलेशन करेगा एनुअल बेसिस पर। एक मिनट, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक बार मैं देखता हूँ। तो मैं 2B खोल लूं क्या? सर ये जो है ना एनुअल बेसिस पे होने वाला है। अब एनुअल बेसिस पे 37A का इफेक्ट लास्ट कब तक देने का है? नवंबर तक देने का है। नहीं दीपक जी, जी सर। क्या खोलूं? 2B खोल लूं? हाँ, 2B में जैसे दिखा रहा है सर वहां पे 37A, तो ये मंथली बेसिस पे लेगा तभी तो जाकर के फिर हम लोग का एनुअल बेसिस में कैलकुलेट करेगा। कहाँ जाना के देखना है बताइए आप? 5 लिखा हुआ, टेबल 4 के बाद टेबल 5 में है वो। टेबल 5 में है, एक मिनट के देखना। और उसका कुछ डिस्क्रिप्शन भी नीचे में दिया हुआ सर अलग से। आपको स्क्रीन शेयर नहीं है। अभी दिखलाता हूँ क्योंकि नाम नहीं चाहता हूँ मैं आ जाए। बताइए दीपक जी कहाँ है? ये लीजिए, ये टेबल वाइज व्यू है ना। कहाँ जाऊं बताइए? इसमें 37A तो कहीं नजर नहीं आ रहा आपको? इसमें नहीं है सर। आपके पास कोई है यूजर आईडी जिसमें आप दिखला सकते हैं? हाँ, हम स्क्रीन शेयर करें क्या सर? हाँ कीजिए। मैं आपको एक मिनट रुकिए, मैं आपको देता हूँ। कीजिए अब। सर ये हाँ है सर यहाँ पे 5 नंबर। अरे ये तो हम लोग देख चुके हैं ना, आप पोर्टल में दिखलाइए अब आप। ये पोर्टल से डाउनलोड किए सर? अरे फॉर्म नहीं। ओके, अच्छा ये सब तो नजर आ ही रहा है हम लोग को। ये किस महीने का डाउनलोड किया आपने? ये अक्टूबर का है सर। ऑल टेबल्स में जाइए, ऑल टेबल्स में जाइए, ऊपर। ये सर, ये नहीं। हाँ ये 5 है, इसमें नहीं है। नहीं 5 नहीं है सर इसमें। ऊपर आइए, यहाँ ऑल टेबल है, उसके ऊपर, इसके ऊपर आईटीसी रिवर्सल के ऊपर देखिए। हाँ ऑल टेबल, इसमें सेलेक्ट टेबल टू व्यू डिटेल्स, ऊपर और ऊपर इसके बगल में। अरे नीचे, हाँ ये वाला। अरे ब्लू कलर में। अरे दीपक जी एक मिनट सर। हाँ ये वाला, इसमें देखिए आईटीसी रिवर्स में क्लिक कीजिए। नहीं यहाँ कुछ नहीं है सर। तो 37A, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप पोर्टल में दिखलाइए ना मंथली कहाँ आ रहा है। हम लोग ये जो जीएसटी काउंसिल का मीटिंग का मिनट्स कह रहा है, ये आएगा एनुअल बेसिस पे 2A वाला, 37A वाला मंथली बेसिस पे नहीं आएगा। ये ओपन आईएमएस डैशबोर्ड कीजिए तो 3B के बगल में, ये वाला सर। 3B ये के सर, हाँ ये सर। ऑल अदर आईटीसी इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी। वो तो है ही नहीं इसमें सर कुछ। ये तो खाली इनवॉइस को एक्सेप्ट रिजेक्ट पेंडिंग करने के लिए क्रेडिट नोट्स को, डेबिट नोट्स को। नंबर ऑफ एक्शन 14 में क्लिक कीजिए एक बार। अच्छा, वो कॉम्पीट करेगा 2B आपसे। ये यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर लेने के बाद क्या ना, ये ऑल आएगा, तो इसको अगर ऑल में एक साथ सारा सेलेक्ट हो जाएगा नहीं वो सब नहीं। प्रोसीड करने पर। ठीक है सर बक्सेटी बोल रहा हूँ। हाँ बक्सेटी जी। वो 11 जुलाई से नोटिफाई हो गया है सर, 11 जुलाई 24 से। क्या चीज? वो 2B का आप बोल रहे हैं ना, 37A। 37A सर बात कर। ओ, मैं आपको मेल किया है सर। मतलब जो सप्लाई रिटर्न फाइल नहीं करता है उसका आईटीसी 2B में नहीं गिरता है। चलिए ठीक है। सर ऑफिसर पहले क्या रोज हमेशा मेल करते थे, जैसे इस साल बीतने वाला हो, अभी पिछले 2 महीने 3 महीने किया उन्होंने कि आपका सप्लायर फाइल लेके, अब ये पोर्टल खुद करेगा, तो उनको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ये बक्सेटी जी आप क्या कह रहे थे, कब से आया ये? 11 जुलाई 2024। और ये कहाँ मिला आपको? अभी गूगल पे मिला सर, एक टैक्स प्रो करके है उसमें मिला। कोई टैक्स, कोई नोटिफिकेशन है? नहीं, काउंसिल मीटिंग में ही नीचे वो डेट दिया उन्होंने। उन्होंने जो नोट्स लिखा है ना उसमें लिखा विथ इफेक्ट आपको मेल पे डाला है सर। मेल पे डाला है? हाँ सर, हाँ सर। कहाँ पर है? मैं स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, चाहिए तो सर। नहीं ऐसे ये स्क्रीन नजर आ रहा है ना आपको? हाँ 37A करो। 37A ये रहा। हाँ
विथ इफेक्ट फ्रॉम 10 जुलाई। 10/7/24 आ गया सर। जी सर। अरे इसमें 2B में तो है ही नहीं ना, रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर, रीअवेलमेंट देयरऑफ, अमेंडेड एज जीएसटीआर 1(1)(1), ये कुछ और ही कहानी है, ये जो हम लोग ढूंढ रहे हैं वो नहीं। ओके। चलिए कोई बात। ऑल्सो रिकमेंडेड चेंजेस इन 2B, ठीक है। फिर तो एजेंडा नोट खोल लेते हैं एक बार, रुकिए। ये तो फॉर्म में रिकमेंडेशन है इसमें, लेकिन ये लिख तो रहे हैं, लेकिन ये कब से लेके आई? ये 7A का इंस्ट्रक्शन, टेबल 5 कैप्चर द समरी ऑफ आईटीसी टू बी रिवर्स अंडर 37A on or before 30th November following the end of the financial year in which ITC in respect of such invoice this credit out of populated in this table shall be reversed in 3B but should be reported as ITC reverse in 2 यानी temporary. Table 5 shall be made available only in 2B of the September of the next financial year made available in October. ये देख लीजिए। तो ये इंस्ट्रक्शन तो है ही नहीं इसमें, जो 2B का नया 7A ये कह रहे हैं, तो 7A तो अभी आया नहीं है इसमें। इंट्रोडक्शन ऑफ ए टेबल टू प्रोवाइड डिटेल्स, वो तो मिनट से ही आया। चलिए अभी तक आया नहीं है, ये टेबल आ गया, यहाँ पर टेबल नजर आ रहा है, टैक्समैन में भी आ रहा है, लेकिन ये रिपोर्ट कहाँ हुआ है? और यहाँ इंस्ट्रक्शन भी बोल रहे थे 7A का इंस्ट्रक्शन डालेंगे, वो इंस्ट्रक्शन भी नजर नहीं आ रहा है। चलिए सर, ऑल दिस विल गेट रिफ्लेक्टेड इन नेक्स्ट ईयर, एनुअल बेसिस पे रिफ्लेक्ट होगा। हाँ नेक्स्ट ईयर होगा, अब अगले, हाँ सर, अगले साल से ही होगा। अब ये अगले साल से ही होगा। ये तो हो गया, अक्टूबर का भी रिटर्न फाइल हो गया, और जो क्वार्टरली है उनका सितंबर का भी फाइल हो गया। अच्छा, ओके ओके, मैं ये तो बोल रहा हूँ कब से, अगले साल से होगा ये। हाँ, बिकॉज यू कैन नॉट अप्रैल मई जून में तो लॉस आई नहीं। हाँ, एनुअल बेस पे लेना है तो उनको पूरा लेना पड़ेगा साल, तो ये लास्ट ईयर का तो आएगा ही नहीं ना। ठीक बात। तो मतलब इस बार 37A अफसर एग्जीक्यूट करवाएगा, अपने आप नहीं होगा। बोला तो मतलब करवाए हैं लोग सर, फोन किए थे। सप्लायर ने 3B फाइल किया या नहीं किया वो तो अफसर ही बताएगा ना, हम लोग को थोड़ी पता लगेगा। जी हाँ, बहुत फोन किए थे लोग सर, रिवर्स करवाना। और 2B में जाके पार्क होता है ना, जो 3B का रिटर्न में फाइल नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी चेक कर लीजिएगा इस साल बाई चांस, लेकिन खैर आया ही नहीं होगा। ठीक बात है। अब तो हो गया सर, 30/11 तो हो गया, 30/11 तो हो ही गया। ठीक बात है, अब क्या होगा। हाँ। चलिए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का जो तरीका है वो उन्होंने चेंज किया, और उन्होंने कहा कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जमा करवा दिया, 3B फाइल नहीं किया, तो भी वो जो कैश लेजर का पैसा माइनस होगा, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। Emphasize that the amount deposited in the ECL has already been credited to the government account, regardless of whether it has been debited through the ledger or not. He added that demanding interest on such amounts for delayed filing of returns appears unfair and amounts to levying interest on funds already lying with the government. बताइए, हाई कोर्ट का इतना जजमेंट आने के बाद ये लोग को होश आता है, वो भी कितने सालों बाद। सर इसी पर एक थोड़ा सा मेरा क्वेरी था, जैसे कि 1% जो अमाउंट जमा करना होता है रूल 86B के अनुसार, तो सप्लायर ना वो जमा नहीं, मतलब सेट लेजर में बैलेंस पड़ा है, लेकिन उस 1% अलग से सेट अप नहीं किया है, वो पूरा ITC से कर दिया है, पूरा कर दिया है। हाँ। तो अब इस स्थिति में क्या होगा सर? क्या कहते हैं आप लोग? क्या क्या बोले सर, हम थोड़ा चूक गए। 1% जो कैश जमा करना होता है वो 1% जमा नहीं किया, लेकिन उसके लेजर में 1% का कैश पड़ा हुआ है, सेटअप नहीं किया हमने सर 1% को। सर इंटरेस्ट तो अब लगना नहीं चाहिए इसके अकॉर्डिंग, अगर हमारा लेजर में बैलेंस है भी, सेटअप नहीं किया, इंटरेस्ट तो नहीं लगना चाहिए। और अगर ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकते हैं कि कैश डिपॉजिट करा लेंगे उतना, बट जो हमने क्रेडिट से दिया है उस क्रेडिट का हमें वापस हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट करें। नहीं, इंटरेस्ट का तो सवाल तब उठता है जब आप 3B लेट फाइल कर रहे हैं, इनवॉइस लेट रिपोर्ट कर रहे हैं, वैसा कोई सिचुएशन है नहीं। इट इज एट द मैक्स वायलेशन ऑफ रूल 86 बस। जी, इसके अलावा सर इसमें कुछ एक्सेप्शन था, वो एक्सेप्शन में आते क्या? अभी ना जी, वो एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहा, तभी ये बातें हो रही। एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहा, उसको 1% कैश जमा करवाना था, नहीं करवाया, तो इट इज एट द मैक्स वॉयलेशन। और उसने 3B भी टाइमली फाइल किया हुआ, इनवॉइस भी लेट रिपोर्टिंग नहीं है, तो इंटरेस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। तो जो भी है एट द मैक्स वॉयलेशन ऑफ वो है, क्या कहते हैं, रूल 86B है, उसमें क्या कर लेगा, पेनल्टी लगाएगा और क्या, पेनल्टी लगाएगा, तब हम लोग कह सकते हैं भैया कैश तो ऑलरेडी जमा है। कैश तो ऑलरेडी है।
हाँ यही हो सकता है सरफराज जी, और तो कुछ नहीं। आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा सरफराज जी। उसमें अमाउंट लिखा हुआ है और पेनल्टी की बात कर रहा है। ऑलरेडी जमा पड़ा तो कैश हो गया, तो इंटरेस्ट कैसे लगेगा? तो पेनल्टी कितनी लगेगी सर, कौन सी पेनल्टी लगेगी? जनरल पेनल्टी लगा सकता है 25-25 हजार का। कौन सी पेनल्टी लगा रहा है? तो अभी तो सिर्फ लिखा हुआ है सर, वो लगाएगा कौन सा, तो यही कौन सा सेक्शन का लगेगा? 1% में कितना आ रहा है? वो जिन जिन सालों का जोड़ करके करीब 1 लाख रुपए हो जा रहा है। मैंने सालों का हर महीना का देखना पड़ेगा ना। हाँ वो तो हम चेक कर लेंगे। हाँ 5,000 से नीचे है तो नहीं। नहीं एक हर बात महीना देख। समझ गया, वो 5,000 वाला तो ठीक है, माइनर है। लेकिन एक बात बताइए आप, ये क्या बोल रहा था मैं भूल, ये अच्छा हाँ याद आ गया, ये जो पेनल्टी का उसने कोई सेक्शन ही नहीं लिखा अभी तक। हाँ वही तो सब डिफाइन ही नहीं है जीएसटी में सर। अभी सर वो ऑडिट में अभी नहीं, कॉन्ट्रावेंस जनरल पेनल्टी एनी प्रोविजंस ऑफ द लॉ। अच्छा ऑडिट में है अभी कहानी। अभी ऑडिट में भी उन्होंने पता है। चलिए जब आया नोटिस उसमें देखिए क्या है, क्योंकि पेनल्टी नहीं लगेगी, उसको यही बोलना है कि भैया 1% जो कैश रेजिस्टर में ऑलरेडी पड़ा हुआ था, फिर पेनल्टी क्यों लगा रहे हो? अच्छा ये DRC 03 आने के बाद DRC 04 आना जरूरी है एक्नॉलेजमेंट के लिए? यस सर। अब ये कह रहा है कि ऑटोमेटिक आएगा, नहीं आ रहा। आ रहा है, मैंने अभी देखा है। जैसे आया सर, जैसे DRC 03 फाइल करेंगे आपको वो आ जाएगा, मैं आपको दिखलाता हूँ। तो मुझे लगता है ये ना सर, जो सेंटर पर फाइल होगा उन्हीं का ऑटोमेटिक होता होगा, ये भी देखना पड़ेगा सेंटर पर या स्टेट पर। पोर्टल तो सेंटर और स्टेट दोनों के लिए एक ही है। नहीं सर, सेंटर स्टेट के लिए दोनों के लिए 2 आंखों से देख रहा है। क्या क्या 2 आंख से देख रहा है सर, सेंटर और स्टेट को पोर्टल। जैसे कि सर सस्पेंड हो गया रजिस्ट्रेशन, हम जैसे ही रिटर्न फाइल करेंगे सेंटर वाला तुरंत मतलब 1 मिनट से अंदर में वो रिस्टोर हो जाता है, और स्टेट वाला अगर सस्पेंड हो गया है तो बगैर ऑफिसर से मिले वो रिस्टोर होगा ही नहीं। अच्छा हाँ सर ऐसा ही हो रहा है। सर तुरंत नहीं हो रहा है सर, तुरंत नहीं, ऑफिसर से मिलना ही पड़ेगा अगर सस्पेंड हो गया है तो स्टेट में, यानी कि खर्चा पानी देना पड़ेगा। हाँ सर सही बात। अच्छा एक DRC 03 मैं देख रहा हूँ स्क्रीन में, DRC 03 5 नवंबर 2024 को टैक्स जमा किया गया, और DRC 04 आया है 25 नवंबर 2024 को। स्क्रीन नहीं है सर। हाँ नहीं है, स्क्रीन दिखला दूं क्या? एक मिनट देखिए, ये 5 नवंबर 2024 है और DRC 04 आया 25 नवंबर 2024। मुझे लगा ऑटो आया है, ऑटो तो तुरंत आना चाहिए। चलिए देखा जाए। The officer from Kerala requested to separately examine the possibility of auto acknowledgement of DRC 03 for the past period also। अच्छा प्रतीक ने एक वीडियो डाला हुआ है, अभी मिनट्स के बाद एक डिस्कस करेंगे, प्रतीक से एक बार बात करेंगे। RGL स्कीम हम लोग कह रहे थे कि सिर्फ जो सेकेंड हैंड कार डीलर्स है उन्हीं को एप्लीकेबल है, करेक्ट है? नहीं सर, जो भी मार्जिन वाला बिजनेस है सेकंड हैंड वाला, हाँ जो भी मार्जिन वाला है, हाँ। सेकेंड हैंड गुड्स अगर खरीदता बेचता है तो उसी को एप्लीकेबल है, करेक्ट है? और डिफरेंस का GST भरना है बस। डिफरेंस का GST भरना है, वो भी कितना 28%, अगर गाड़ी है तो 28% के बेसिस पे, करेक्ट है ना? जो मतलब रेट है एप्लीकेबल प्रोडक्ट्स पे उसके हिसाब से एप्लीकेबल का प्रॉब्लम। लेकिन एक 8/2018 का एक रेट का नोटिफिकेशन है 25 जनवरी 2018, उसमें लिख रहा है कि ये मुझे समझ में नहीं आया, मैं एक बार निकाल लेता हूँ। इसमें टैरिफ मिल जाएगा क्या? GST टैरिफ ये है, इसमें तो लिखा ही नहीं है। इसमें नोटिफिकेशन कैसे मिलता है? अरे बताइए, टैक्समैन में नोटिफिकेशन कैसे मिलता है? टैब है सर, नोटिफिकेशन और सर्कुलर टैब है। अच्छा ये वाला सर्कुलर से नोटिफिकेशन। अब मैं 2024 में जाना चाहता हूँ, मैं कैसे जाऊंगा? नहीं आप सर्च कीजिए ना, साइट पे तो सर्च कीजिए, मिल जाएगा। अच्छा और कोई तरीका? नहीं वो लेफ्ट साइड में नीचे जाइए, मिल जाएगा आपको, वही सिर्फ वही तरीका। अच्छा 8/2018, तो ये तो बहुत सारा आ गया। मिलेगा, नीचे जाइए। सर ये लिखा हुआ है एक्ट के बदल में GST लिखा हुआ ना, कैटेगरी नोटिफिकेशन टाइप टैरिफ, हाँ आप ठीक, ईयर 2018 सेंट्रल टैक्स टैरिफ 2018, ये तो नहीं है 22/2018, ये रहा। देखिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। 8/2018 25 जनवरी 2018, ये क्या है? कॉपी है। In exercise of the powers 11(1), the central government on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendation of the council, hereby exempt the central tax on interstate supplies of goods, the description of which is this
as is in the excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry on the value that represents margin of the supplier on supply of such goods. That represents margin of the supplier on supply of such goods. इसका मतलब सर ये कैपिटल गुड्स के लिए है, उसमें एक्सेप्शन किया हुआ है, उसको और मार्जिन स्कीम को कुछ लेना देना नहीं, दूर दूर तक। और इसमें ये लिखा हुआ है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस नोटिफिकेशन इन केस ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज क्लेम डेप्रिसिएशन, तो मार्जिन कैसे कैलकुलेट होगा? In any other case, the value that represents the margin of supplier shall be the difference between selling price and purchase price. Where such margin is negative, it shall be ignored. मतलब 9% से अगर जो भी ज्यादा है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, है ना? मतलब 28 की जगह 18% लगेगा, करेक्ट है ना? वो भी मार्जिन मनी पे लगेगा। तो जितेंद्र जी आप क्या कह रहे हैं ये? सर इसको मार्जिन स्कीम से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये है क्या? कैपिटल गुड्स के लिए है, ये मार्जिन बोल रहा है, मार्जिन स्कीम नहीं। अच्छा, ये मार्जिन बोल रहा है कैपिटल गुड्स के लिए। मान लीजिए एक रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसने गाड़ी खरीदी, उसको कैपिटलाइज कर लिया और उसके बाद वो बेच रहा है, तो क्या 18% टैक्स लगेगा? यस, 12 और 18 सीसी कैपेसिटी के आधार पे होगा इसमें। 12, 18 करेक्ट। हाँ, तो जो हम लोग रूल 32 सब रूल 4 पढ़ रहे थे, उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये सर मार्जिन पे लगेगा, इसमें किस पे लगेगा? मार्जिन 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 पे लगेगा, मतलब प्रॉफिट पे लगेगा बस। तो रूल 32 सब रूल 5 ना। मैंने कोई कैपिटलाइज असेट बेची है, कैपिटल असेट्स, तो मार्जिन पे मुझे 18 या 12 जो भी एप्लीकेबल है वो पे करना होगा। देखिए मार्जिन स्कीम इन सेकंड हैंड गुड्स, करेक्ट। अब देखिए हमने सर यहाँ पे सेकंड हैंड है, वहाँ पे सेकंड हैंड नहीं है। वहां पर सेकंड हैंड नहीं है, वहाँ पे कैपिटलाइज किया हुआ होना चाहिए। यहाँ पे सेकंड हैंड गुड्स मतलब यहाँ पे कैपिटलाइज नहीं होगा, क्योंकि आप इसमें डील कर रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। यहाँ पर कैपिटल गुड्स भी अगर बेचे तो सेकंड हैंड ही हो जाता है ना। अरे पर इसके लिए थोड़ा कैपिटल होगा, वो इसके लिए मार्जिन वाले इसके बात कर रहे हैं, वो इसकी डीलर बात थोड़ी है। 32.5 वाली ना। आप सेकंड हैंड गुड्स के डीलर होने चाहिए। आप कैपिटल गुड्स परचेज करके 4 साल यूज करके बेचते हो, दैट डजंट मीन दैट यू आर डीलिंग इन सेकंड हैंड गुड्स। हाँ, वो बात नहीं कर रहे जिनेश जी तो उसी का पूछ रहे थे आपसे। लेकिन मुझे एक बात बताइए आप, एक तो इसका मतलब ये कि ये जो रूल 32 सब रूल 5 है, ये किसको एप्लीकेबल है? एनी सेकंड हैंड गुड, एनी गुड्स ट्रेडिंग एक्टिविटी में सेकंड हैंड गुड्स आता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। ट्रेडिंग में, करेक्ट। ट्रेडिंग एक्टिविटी, ट्रेडिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। हाँ, मतलब सर यूजेबल, मतलब घनी बैग्स होती है, रीयूजेबल प्लास्टिक बैग्स होती है, रीयूजेबल। इसमें नॉर्मल रेट लगेगा, करेक्ट है। अगर रूल 32 सब रूल 5 लग जाएगा तो अगर मैं गाड़ी डील कर रहा हूं तो गाड़ी ट्रेडिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नॉर्मल रेट लगेगा, करेक्ट। 28%, यस और नो? यस सर, ये होगा। तो कितना? 110 माइनस 100 इक्वल टू 10, इसके ऊपर 28%। 28%। तो सेस लगेगा सर? हाँ, और सेस जो लगना है वो लगेगा। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अब अगर मैं 8/2018 में चला जाता हूं, जो कैपिटलाइज गुड्स है वो सिर्फ सेकंड हैंड कार के लिए है। एक मिनट जी सर, वो पढ़िए, और 2018 जो डेफिनेशन है, एक मिनट जी, सिर्फ गाड़ियों के लिए है। हाँ वो तो बराबर है। मैंने अगर 100 रुपए में खरीदा, 110 में बेचा, तो 10 रुपए पे मेरे को सिर्फ कितना लगेगा? 18%। तो अजीब सा लोन का डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा ना सर। 100 रुपये में से एक चीज और, इसमें मुझे आईटीसी नहीं लिया हो, नो आईटीसी, करेक्ट है। इसमें तो मैं आईटीसी लूंगा। हाँ, मतलब रिपेयरिंग की आईटीसी आप लेंगे इसमें? नहीं, खरीदने की भी आईटीसी ले लूंगा मैं। खरीद कहाँ से होगा सर? सर सेकंड हैंड में जनरली नहीं, इसमें आईटीसी नहीं होती, इसलिए तो मार्जिन स्कीम बनी है ना। Where a taxable supply is provided by a person dealing in buying and selling of second-hand goods, that is used goods as such bottles, batteries, car भी लिख देता हूँ इसमें, और after such minor processing which does not change the nature of the goods and where no ITC has been availed, ठीक है, ITC नहीं मिलेगा, ठीक है, agreed, ITC not available, तो ITC not available, ITC not available, तो ये कौन सा लॉ बनाया इन्होंने कि यहाँ पर 28%, अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कैपिटलाइज कर लिया तो 18%। क्योंकि सर यहाँ पे डुप्लीकेशन हो रहा है, इसलिए कैपिटलाइजेशन, क्योंकि एक बार तो ऑलरेडी आपने टैक्स पे कर दिया है, तो यहाँ भी तो पे कर दिया एक बार, तो वहां पे तो खाली माइनर जो प्रोसेसिंग होगा और आपका मार्जिन होगा उसी के ऊपर आएगा ना टैक्स। नहीं मार्जिन स्कीम में भी जब इस
ट्रू वैल्यू मान लीजिए, ट्रू वैल्यू या कोई भी गाड़ी छोड़ दीजिए, बैटरी बॉटल्स, बहुत सारी चीजें जब मैं खरीदा होऊंगा तो उसके ऊपर तो मैं टैक्स ऑलरेडी दिया होगा। हाँ, पर आप जब सेकंड हैंड में बेच रहे हो तो वहां पे जो टैक्स पे करना है वो खाली आपको जो माइनर प्रोसेसिंग हुआ है और आपका जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है, वो दोनों के ऊपर ही पे करना है ना। उसके बाद तो इसमें भी तो वही करना है, 110 - 100। सर पहले खाली प्रॉफिट मार्जिन है। सर 1 बाय 1 करके देखिए। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का बॉटल लिया पहले वाला ट्रेडिंग एक्टिविटी केस में, हाँ, तो जो सप्लायर है वो तो उसके ऊपर रेगुलर रेट पे जो टैक्स होगा वो दे देगा, आपसे ले लेगा, विथ आपका वो इनवॉइस बनाएगा 1 लाख रुपीज प्लस 18%, 1,18,000। अब जो सेकंड हैंड गुड्स खरीदता है, हाँ, तो मैंने सेकंड हैंड गुड्स 1,18,000 आपके लिए 1,18,000 परचेज हो जाएगा, ठीक है, और आप 1,25,000 में बेचेंगे, 1,25,000 में बेचता हूँ, ठीक है, तो 7,000 रुपए के ऊपर ये जो एप्लीकेबल रेट होता है वो लगेगा, वो 18% लग जाएगा, करेक्ट है ना। यस सर। अब ये ये आईटीसी मतलब मिलेगा नहीं इसको सेकंड हैंड रेट। अब यही गाड़ी का कर लीजिए आप। अब गाड़ी के बारे में उसको बोला है कि 28% नहीं लगेगा, उसके ऊपर खाली 18% नहीं लगेगा। नहीं नहीं, इसी एग्जांपल को अगर मैं ट्रेडिंग ऑफ कार है तो मैं क्या करूंगा, फिर से 1 लाख इंटू 18% दे के मैंने गाड़ी खरीदी मान लीजिए, जी सर। मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा, मेरे लिए कॉस्ट 1,18,000 है, यस सर। फिर मैं इसको 1,25,000 में बेच देता हूं तब, और फिर 7,000 पे मैं कितना दूंगा, 28% प्लस सेस, 20%, प्लस सेस, जो भी है सेस। और अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हूं, मैंने गाड़ी खरीदी हुई, कैपिटलाइज की हुई है, तो जब मैंने गाड़ी खरीदी तो वही 1,18,000 पे खरीदी होगी, और कैपिटलाइज कर दिया पूरा का पूरा मान लीजिए। अब मैं इसको 1,25,000 पे एम्प्लॉय को बेचता हूं, तो मुझे इस पे 18% टैक्स, फिर मुझे जो डिफरेंस है 7,000 उस पे 18% देना पड़ेगा। यस सर, यहाँ सेस बच जाता है आपका। नहीं, यहां पर अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तो 28%, कैपिटलाइज कर रहा हूं तो 18%, ये डिफरेंस ऑफ रेट क्यों है सर? इधर डब्ल्यूडीवी के बेसिस पे लगेगा। नहीं, वो डब्ल्यूडीवी के बेसिस पे तो तब लगेगा जब मैं डिप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूं। यहां भी डब्ल्यूडीवी है, देख लीजिए, उसको भूल जाइए, अभी तो सिंपल देखिए डिफरेंस सब्ट्रैक्शन मेथड चल रहा है। सर और ये सेकंड हैंड कार में सर वो रजिस्ट्रेशन की लिमिट कैसे काउंट करेंगे सर? 7,000 रुपए या 1 लाख रुपए? नहीं, वो रजिस्ट्रेशन की तो जो लिमिट है वो तो पूरा फुल वैल्यू पे ही काउंट होगा। मतलब 1,18,000 रुपए का सेल किया हुआ है सेकंड हैंड कार, तो 1,18,000 रुपए आएगा ना? हाँ, मुझे एक बात बताइए, मैं इसी पे बस मुश्किल में हूँ। जितेंद्र जी कोई आइडिया दे सकते हैं व्हाई देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टैक्सेशन? आई थिंक जीएसटी काउंसिल में ये डिस्कस हुआ है, रीजन मुझे अभी याद नहीं है, पर तो वो मीटिंग निकालो ना सर, वो मिनट्स का वो मिनट्स निकाल दीजिए, हो जाएगा क्लियर। क्या कह के ढूंढे इसको? मार्जिन वाला 2018 में आया है उसका नोटिफिकेशन, 8/2018 सेकंड हैंड गुड्स। एक मिनट सर, बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही है सर के वहां पे आ रही थी शायद। ओके, ये देखिए मार्जिन वाला, ये नहीं, तो सेकंड हैंड गुड्स लिखिएगा, ये और इसको भी देख लेते हैं। तो फिटमेंट कमेटी वाला जस्टिफाई कर रहा है कि रेट ऑफ टैक्स को कैसे बढ़ाया जाए। ये मार्जिन स्कीम जो डिस्कस हुआ है 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग 29 जुलाई 2022। नहीं, ये तो सर बहुत लेट है ना, वो तो हमको बहुत पहले देखने का है। 8/2018 कैसे आ गया है 2018 वाला? अच्छा, तो सेकंड हैंड ढूंढो। हाँ, सेकंड हैंड सर, सेकंड हैंड नहीं, सेल ऑफ ओल्ड व्हीकल, दोनों आ जाएगा उसमें। देख सेकंड हैंड तो फिर वो सेकंड स्कीम आ जाएगी, सेकंड हैंड वाली, यूज्ड व्हीकल या ओल्ड। सेक्टर क्यों आ गया? यस, ये 2017 का, इसके बाद चलते हैं। ये कब का है? ये भी 2017 का। ओके, इसी में कुछ मिलेगा। He further stated the fitment committee proposed that the rate of tax should be extended to old private car leasing, apart from commercial leased vehicles with a sunset clause of 3 years from the appointed date for availing the reduced rate of tax. He stated that another recommendation was that the sale of second-hand vehicles by a registered person who has procured the vehicles prior to 1st July 2017 and had not availed the ITC of सर उसी में था ना वो फर्स्ट लाइन। पता है ये किसके लिए आया है? लीजिंग व्हीकल नहीं, ये आया है पुरानी गाड़ियां, यानी कि वैट के समय की गाड़ियां को अब आप जीएसटी के समय बेच रहे हैं, तब ये कंसेशन है, वरना ये कंसेशन नहीं है। जिसने क्रेडिट नहीं लिया है बस। नहीं, ये तो पुराना है। ये देखिए, दिस नोटिस शैल नॉट अप्लाई इफ द सप्लायर ऑफ सच गुड्स हैज अवेल्ड। अगर अवेल कर लिया तब तो आपको नॉर्मल रेट। ये पुराना वाला, मैं वही सोच रहा था मैं कहां फंस रहा हूं। एक बार मैं फिर से जीएसटी काउंसिल मीटिंग पढ़ते हैं हम लोग।
ये तो क्लैरिफिकेशन मिल जाता है उसमें। ये देखिए, for availing the reduced rate, he stated that another recommendation was that the sale of second-hand vehicles by a registered person who had procured goods prior to this and had not availed the ITC should also attract this 65% of this applicable GST. He added that one more recommendation was that sale by way of auction, etc., by used vehicles, seized goods, this should be taxed on reverse charge basis वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। 65% वाला तो हटा दिया बाद में। तो कौन सी डेट को आया था मिनट्स, कौन सी 14? ये 6 अक्टूबर 22 है। तो सर 6 अक्टूबर 2 बोले तो 2017 वाला है। ठीक है, तो उसके बाद नोटिफिकेशन तो 8/2018 है ना? नहीं, 65% वाला भी नोटिफिकेशन आया था। अब क्या करेंगे, उनको बुलाते हैं, इसको डिस्कस ये अक्टूबर में प्रतीक को बुलाते हैं, प्रतीक को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी कंक्लूड करते हैं और कल अन्वेष रहेगा हम लोग के साथ। फ्राइडे को प्रतीक को बुलाते हैं, लेट अस डिस्कस दिस। यस सर। ओके।